नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज हम लोग बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हमें और आपको सबके लिए है और सबकी फिक्र है, और वो है हमारे स्वास्थ्य की बात, हमारे हेल्थ की बात, तंदुरुस्ती की बात। और सिर्फ इसलिए नहीं कि कैसे हम फिट रहें और कैसे बीमारी से बचें, बल्कि हम ये आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट से कि हमारे लिए रहन सहन का सही ढंग क्या है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में पिछले 1-2 सालों में कम से कम और हर गुजरते दिन के साथ खास तौर पे जो हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता खड़ा कर रही हैं। तो हम डॉक्टर से यही समझना चाहते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा कोई सीधा संबंध देखा है इन पिछले 2-2.5-3 सालों में। क्या हार्ट डिजीजेस, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो या दिल की दूसरी बीमारियां हो, क्या वो बढ़ी हैं खास करके युवाओं में, जिसे कहते हैं यंग अडल्ट्स में? और अगर ऐसा है तो वो क्यों हो रहा है? क्या कोई सीधा इसका संबंध है? क्या कोविड से भी कोई इसका संबंध है? क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है अगर कोई मरीज या कोई भी व्यक्ति कोविड पीड़ित रहा हो और रिकवर कर रहा हो तो भी डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ दिन तक उन्हें संभल कर रहना चाहिए, भारी एक्सरसाइजेस से बचना चाहिए। तो आखिर ये सब बातें क्यों, और क्या ये समस्या और बड़ी होती जा रही है? क्या ये हमारे तनावपूर्ण जिंदगी का नतीजा है? क्या हम अपनी तरफ से जो खाना पीना खा रहे हैं वो कहने को तो स्वस्थ खाना खा रहे हैं, लेकिन दरअसल एक बैलेंस्ड मील या एक पौष्टिक आहार क्या होता है, क्या होना चाहिए जो आपको अंदर से सेहतमंद रखे? सेहतमंद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका वजन कम हो जाए, पर वाकई आपकी सेहत अच्छी हो, हर एक मयार पे, हर एक मापदंड पे आप तंदुरुस्त हों। तो हमारी यही कोशिश है कि आपको हम इस बारे में जागरूक कराएं और आपको हम जानकारी दे दें। हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन, जो चेयरमैन है दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर के, डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला, डॉक्टर नीतीश नायक, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स, और दीक्षा छाबड़ा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप तमाम लोगों का। डॉक्टर नीतीश नायक और डॉक्टर अशोक सेठ, आप दोनों से ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। डॉक्टर नीतीश नायक, क्या इस तरह की कोई रिसर्च, चूंकि आप एम्स में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और एम्स एक ऐसी संस्थान है, अनुसंधान जहां पे चलता रहता है, रिसर्च चलती रहती है। कोविड के जो पिछला 2.5 साल गुजरा है और दिल की बीमारियों का क्या कोई इसमें कोरिलेशन देखा गया है? क्या कोई इस तरह की स्टडी इंटरनेशनली भी हुई है कि किस तरह से कोविड हृदय पर भी असर डालता है, क्या हार्ट पे असर डालता है क्या? हाँ, ये आपने एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेश किया है कि कोविड हार्ट पे क्या असर करता है। और ये देखा गया है कि कोविड एक ऐसा इन्फेक्शन है जो केवल लंग्स को नहीं, थ्रोट को नहीं, पर पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करता है। और इसमें वो हार्ट को भी कई हद तक इन्वॉल्व करता है। हार्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट हार्ट की मसल पे भी रहता है, हार्ट की नसों में भी रहता है, और इसके कई हार्ट में और पैरों में क्लॉट भी करने की कोशिश कर सकता है ये इन्फेक्शन। तो इस कारणवश ये इम्पोर्टेंट है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे उनको हार्ट की डिजीज हो सकती है, ऐसे मरीजों को जब कोविड होता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका ठीक से इलाज किया जाए। उनको ब्लड थिनर्स यदि जब भी वो ले रहे हैं तो वो लेते रहें। कई पेशेंट्स में हमको ब्लड थिनर्स चालू भी करने पड़े हैं। ये नहीं है कि हर एक पेशेंट को ब्लड थिनर्स की जरूरत है, पर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमको कई बार नहीं सरे से ब्लड थिनर्स चालू करने पड़ते हैं क्योंकि उनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है। पर ये बात ये भी करेक्ट है कि कई बार कोविड-19 इन्फेक्शन कई पेशेंट्स में एक हार्ट अटैक कर देता है। ज़्यादातर ये ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है जिनको बहुत सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ, और कई बार उसको सीवियर कोविड इन्फेक्शन के कारण ही इन पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी हुआ है जी। पर ऐसा भी देखा गया कि माइल्ड कोविड में भी कई बार हार्ट अटैक हुआ है, पर उन पेशेंट्स का जो सिग्निफिकेंस है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कई बार आम पॉपुलेशन में इतना कोविड हो रहा है कि देयर इज दैट माइल्ड इन्फेक्शन डज नॉट अफेक्ट द सिविरिटी ऑफ द आउटकम
विद और विदाउट हार्ट डिजीज सिमिलर रहती है। आउटकम विद और विदाउट हार्ट डिजीज सिमिलर होती है? इन माइल्ड कोविड इन्फेक्शंस इट डज नॉट मैटर। अच्छा, ओके। इस पे हम आगे आएंगे कि क्या ये जो अलग अलग वेरिएंट्स कोविड के हैं उसमें जब डेल्टा फैला था तो किस तरह का असर देखा गया। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ा माइल्ड है, तो इसमें क्या असर देखा जा रहा है, क्या शरीर के दूसरे अंगों पर यह भी असर डालता है। पर पहले डॉक्टर अशोक सेठ, एक तो बात ये हुई कि कोविड असर डालता है हार्ट पे। मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है कि पिछले कुछ सालों में हार्ट रिलेटेड बीमारियां या कार्डियक अरेस्ट ही, क्या इनकी नंबर, क्या इनकी संख्या बढ़ी है, खास करके युवा पॉपुलेशन में? नगमा जी, मैं इसको दो में एड्रेस करूंगा। एक तो हार्ट डिजीज इन जनरल हिंदुस्तान में क्या बढ़ी है कि नहीं, और कोविड से रिलेटेड हार्ट डिजीज का क्या हुआ है पिछले 2-3 सालों में। पहली बात यह है कि इट इज वेरी क्लियर कि पिछले 15 से 20 सालों में यंग एज पे, जो मैं कहूंगा कि एज लेस देन 45 में 3 गुना हार्ट डिजीज बढ़ी है। और ये क्लियरली रिलेटेड है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि चेंज हो रहा है पिछले 10, 15, 20 सालों में युवा में, इन द यंग एडल्ट्स। ये एक क्लियर है, हमें दिख रहा है हार्ट अटैक्स अब प्रैक्टिकली 20 to 25%, 1 in 4 या 1 in 5 हार्ट अटैक्स 40 साल की कम उम्र में होते हैं। 50% हार्ट अटैक्स तो लेस देन 60 ईयर्स पे हो रहे हैं। पहले ये देखा जाता था कि डिजीज ऑफ द एल्डरली, जिस तरह एज बढ़ती है तो हार्ट अटैक्स की चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस बढ़ती हैं, एजिंग प्रोसेस होता है। तो ये जो यंग में जो हो रहा है, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और ये क्लियरली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो सिर्फ फैमिली हिस्ट्री ही नहीं इंपॉर्टेंट है, जो कि हम समझते हैं कि फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि मदर या फादर में किसी को यंग एज पे, एज लेस देन 60 पे अगर हार्ट अटैक हो तो हम वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये भी देखा गया है कि स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये चारों लाइफस्टाइल बीमारियां इन यंग युवाओं में बढ़ती जा रही हैं पिछले 15 से 20 सालों में। ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। रही बात जो आपने कहा कि पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से क्या हमने हार्ट डिजीज देखी, तो मैंने हिंदुस्तान टाइम में 2 साल पहले ही, जबकि ओरिजिनल वुहान वायरस की वजह से फर्स्ट वेव आई थी, तो मैंने हिंदुस्तान टाइम में ओपिनियन के कॉलम में लिखा था कि कोविड इज नॉट जस्ट अ लंग डिजीज, इट इज ऑल्सो अ हार्ट डिजीज। और ये जो शुरू में हमने देखा 2020 में कि यंग लोग प्रेजेंट हो रहे थे, उनके यंग एज पे हार्ट अटैक्स हो रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से इवन नॉर्मल आर्टरीज में खून के थक्के जम रहे थे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा था आर्टरीज में, और कुछ यंग लोग स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स और लंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, लंग्स के अंदर क्लॉट की वजह से प्रिवेंट हो रहे थे। पर जब डेल्टा वेव आया तो ये एक डिफ्यूज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ, उसने सिर्फ लंग्स को ही नहीं अफेक्ट किया, जिनको भी सीवियर कोविड हुआ उनको हार्ट भी अफेक्ट हुआ। यह भी देखा गया कि माइल्ड कोविड में भी हार्ट अफेक्ट हो रहा है। और 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली सामने आ गए डेल्टा वेव में। एक कि हार्ट अटैक की जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हार्ट की धमनियों को जब अफेक्ट करता है तो क्लॉटिंग हो जाती है, हार्ट अटैक होते हैं, मेजर हार्ट अटैक होते हैं यहाँ पे। सेकेंडली कि वो वायरस मसल को, हार्ट की मसल को इन्फेक्ट कर देता है, और जब मसल को इन्फेक्ट करता है तो उसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल होता है और एक सीरियस कंडीशन डेवलप हो जाती है। और तीसरी बात, अगर हार्ट की वो रेगुलेटरी रिदम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट 80 पर बीट्स पर बीट करता है, और अगर उसको इफेक्ट कर दे, हमारे हार्ट रेट को इफेक्ट कर दे, तो किसी लोगों की हार्ट रेट 160-170 चलनी शुरू हो जाती थी, या किसी की हार्ट रेट ड्रॉप होके 30 पे पहुंच जाती थी, जो अगेन लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर था। और ये तो रही एक्यूट बात, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा गया कि रिकवरी के बाद भी कुछ हफ्तों और कुछ महीने तक ये टेंडेंसी, जो हार्ट अटैक होने की टेंडेंसी, की हार्ट रिदम और रेट चेंज करने की टेंडेंसी, की सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ये एक अजीब चीज हमने देखी जो कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक रही। जी, मैं ये इस पर भी जानना चाहूंगी कि ये जो कुछ हफ्ते या कुछ महीने हैं वो कितनी समय तक, यानी कि कब तक लोगों को केयरफुल होना चाहिए इस बात में। पर आपने लाइफस्टाइल की बात की थी यंग अडल्ट्स में भी, कि अगर 45 के नीचे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो ये लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेस है, या
डायबिटीज विच इज सेड टू बी हिंदुस्तान में इतना ज्यादा डायबिटीज है और कई बार तो प्री डायबिटीज जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती है और वो देखना होता है कि आपका खान पान जो है वो कैसा है। तो डॉक्टर अशोक झिंगन, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम का जो रिलेशन है वो काफी असर डालता है, आप हमें बताएंगे कैसे? क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि अगर आपके टेस्ट में ये नहीं आता कि आप जब सिवियरली डायबिटिक हैं तो ज्यादातर या सिम्टम्स नहीं होते तो लोग जाते भी नहीं हैं टेस्ट के लिए, या प्री डायबिटीज कंडीशन जो है वो भी उतनी ही गंभीर है जो आपकी आर्टरी के हेल्थ को पर असर डाल सकती है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। प्री डायबिटीज के बारे में आज तक लोगों को बहुत कम पता है और एक्चुअली जो डायबिटीज की प्रोसेस है जिससे में डायग्नोज होता है वो तो 10 साल पहले से शुरू हो चुकी होती है। तो जो उसमें प्रॉब्लम होती है इसीलिए लोगों को देखा गया कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज स्टेज में थे उन्हीं लोगों के अंदर आइस के ऊपर, उन्हीं लोगों की किडनीज के ऊपर, उन्हीं लोगों के अंदर हार्ट की जो आर्टरीज है उनके ऊपर काफी असर था। तो ये जो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था उसमें, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो डायबिटीज के बारे में, प्री डायबिटीज के बारे में जो मेन रीजन है, इसीलिए WHO और पूरी संस्थाएं ये कहती है कि अगर आज हम बात करते हैं 11% डायबिटीज के मरीज हैं तो उतने ही लोग वो हैं जो प्री डायबिटीज के हैं और इन लोगों के अंदर ही आगे चल के प्रॉब्लम जो है डायबिटीज की वजह से हार्ट प्रॉब्लम की ज्यादा संभावना है। वैसे भी 2 से 4 गुना ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम डायबिटीज के मरीजों में होती है और उसका मुख्य कारण यही होता है, डायबिटीज एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से जो आर्टरीज के अंदर है, जो उनके एंडोथेलियम है, उस पर असर पड़ जाता है और जैसा डॉक्टर सेठ अभी बता रहे थे कि वो बाकी जो कारण है ऑक्लूजन से और उनसे होता है। और जैसा कि आपने शुरू किया, 30% जो अभी अपनी पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर, बच्चे जो हैं जिसको हम कहते हैं यंग एडल्ट, वो ओवरवेट और ओबीस है जी। यही लोग आगे चल के एडल्ट बनेंगे ओवरवेट एंड ओबीस, और इन्हीं लोगों के अंदर डायबिटीज की वजह से हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और बाकी सारी बीमारियों के होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। और यही इसी वजह से मुझे लगता है आपने आज जो इतना ये जो आज टॉपिक चुना है तो ये आपको भी बहुत और सारी लोगों को लगता है इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट्स व्हाई दिस मैटर हैज बीन सिलेक्टेड, व्हाई दिस थिंग। एंड आज आप जैसा आपने अभी भी कहा, कोविड इटसेल्फ हैज कॉज्ड डायबिटीज, क्योंकि कोविड जो है ना वो 2-3 तरीके से अफेक्ट करता है। डायरेक्टली बीटा सेल्स को अटैक करता है तो वहां से इंसुलिन बनना बंद हो गई और ऐसा देखा गया कि टाइप 1 डायबिटीज के जो बच्चे नए आए उनका कारण कोविड था, इसीलिए इसका नाम भी कोविड डायबिटीज दे दिया गया। और जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं उनके अंदर एक तो डायरेक्ट बीटा सेल्स पे अटैक हुआ, एक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ, उससे आपका जो है इम्यून जो है सिस्टम डगमगा गया। एक डायबिटीज खुद भी जो है ना आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। तो ये चारों वजहों से डायबिटीज के मरीज जो पिछले 2-3 साल की अगर बात करें, अगर कोरोना की वजह से मृत्यु दर 2.1% थी तो डायबिटीज में 7.3% थी, 3 गुना ज्यादा था। इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और ये लाइफस्टाइल डिजीज है। या तो हम अपनी लाइफस्टाइल को बदल दें, नहीं तो डायबिटीज हमको बदल देगी, और नहीं तो जो है इसीलिए हमें ये स्टेप लेने चाहिए जी। और लाइफस्टाइल बदले इसका मतलब कि अपना खान पान भी बदले। पर डॉक्टर मैं आपसे पूछूंगी इस बारे में, डॉक्टर अशोक झिंगन की खान पान जो है वो उसके बारे में बहुत सारे भ्रम अभी भी हैं कि क्या बदलना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप चावल छोड़ के रोटी खाने लगेंगे तो शायद आप अपने शुगर कट डाउन कर रहे हैं, पर इसमें भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। पर दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहले एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, ये एक समस्या देखी गई है कि हर थोड़े दिनों के बाद एक कोई नया डाइट आ जाता है, लोग उसके पीछे भागने लगते हैं मोटे तौर पे वजन कम करने के लिए। जो वजन कम करना एक ठीक बात है, पर वजन आपका कितना है वो आपकी सेहत का सूचक नहीं है। खाना सही हो, बैलेंस्ड हो, जो हम ट्रेडिशनली खाते आ रहे हैं, जिस मौसम में जैसा खाना खाना चाहिए, हमारे खाने में तमाम तरह का संतुलन हो, ये कितनी जरूरी चीजें हैं। तो अगर हम डायबिटीज और हार्ट डिजीज इतनी बड़ी समस्या के तौर पे उभर कर आई है तो आप हमें कुछ गाइड करेंगी लोगों को कि दिन भर अगर हम सिर्फ ग्रेन्स ही खाते हैं और चीनी छोड़ दें तो भी आप शुगर खा रहे हैं हद से ज्यादा। अगर आप गेहूं भी खाएं, अगर आप चावल भी खाएं, अगर आप अपने खाने में ग्रेन्स रखें, तो आप बताएंगे कि एक बैलेंस किस तरह से, या किस तरह से शुगर को, जो आप समझ भी नहीं रहे लोग कि आप शुगर खा रहे हैं पर दरअसल शुगर कंज्यूम करते हैं। जी, थैंक यू नदमा फॉर हैविंग मी हियर।
और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जस्ट बिकॉज हमने चीनी चाय में डालनी कम कर दी है या छोड़ दी है, या हमने स्वीट्स खाना बंद कर दिया है, तो हम सोच रहे हैं कि हमने चीनी खाना बंद कर दिया है। प्रैक्टिकली शुगर इज कार्बोहाइड्रेट, और ऐसा कोई खाना नहीं है, अगर हम इंडियन स्टाइल ऑफ ईटिंग पैटर्न देखें तो ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी भी हैं आपकी बॉडी के लिए। पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज कितनी खानी है। अगर आप ग्रेन्स या रोटी खा रहे हैं तो उसका पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है, अपनी प्लेट को बैलेंस करना जरूरी है, चाहे वो रोटी हो, दाल हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, सैलेड हो, इन सब में कहीं ना कहीं किसी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसीलिए आपको वो बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं एक प्लेट में मेरा खाना है तो इसमें से क्या चीज मुझे कितने कार्बोहाइड्रेट्स दे रही है, क्या चीज मुझे कितना फैट दे रही है, प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, फाइबर कहाँ से आ रहा है। जब तक आप इस चीज की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना लेंगे, आप किसी भी बीमारी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए जो आपकी इंस्टिंक्ट है या इंटेंट है उसको आप नहीं पा सकते। दीक्षा, एक बात और है कि इतना ज्यादा आप दिखता है कि शहरों में, क्या छोटे छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, गांव में जिम जो है वो बहुत हो रहे हैं, यानी कि दिख रहा है कि लोग बड़े कॉन्शियस हैं, लोग बहुत सजग हैं कि वो जाएं और एक्सरसाइज करें, लेकिन उतने ही ज्यादा स्वास्थ्य खराब भी होता जा रहा है। ये भी बताना जरूरी होगा कि किस तरह का एक्सरसाइज, किस तरह का खान पान। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स की ओर भी मुड़ जाते हैं, और वो भी कितना खतरनाक होता है इस तरह की बीमारियों के लिए। बिल्कुल, एक्चुअली कोविड और अदरवाइज ऑल्सो कुछ सालों में अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन इज राइट देयर। तो हम, और स्पेशली ये जो यंग अडल्ट वाली जनरेशन है जो थोड़ी सी शॉर्टकट अपनाने में बहुत बिलीव करते हैं कि जल्दी से मैं ये स्टार्ट करूं और मुझे रिजल्ट्स मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ और फिटनेस का ऑब्जेक्टिव से तो वो शुरू करते हैं, पर बाद में वो ऑब्जेक्टिव बदल जाता है कि मैं सुंदर दिखूं, मेरी मसल अच्छी बन जाए, या मेरी फिगर इस तरह की हो जाए, और उसके चक्कर में हर चीज में एक्सट्रीम किया जा रहा है, चाहे वो डाइटिंग हो, एक्सरसाइज हो, या ये जो ओरली सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, खाए जाते हैं। आपको ये बात बहुत जरूरी है समझने की कि लुक्स आर अपार्ट। जब तक आपकी अंदर की हेल्थ पर आप काम नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। पर अनफॉर्चुनेटली इस तरह से कंडीशन किया जा रहा है इस जनरेशन को कि हमारे लिए अपनी हेल्थ और अपनी इंटरनल हेल्थ और ओवरऑल जो फिटनेस है उसको हम साइड कर रहे हैं, और हम अपने लुक्स पर काम ज्यादा कर रहे हैं। पर ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि यही जनरेशन है जो वर्किंग जनरेशन भी है। खाली इनके पास जिम जाना या डाइटिंग करना ही इनका मोटिव नहीं है। हाँ। काफी सारे लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब से अलग तरह के स्ट्रेस आते हैं। फिर काफी सारे लोग अपने दोस्तों के साथ मिलना पसंद करते हैं, काफी अलग अलग तरह की आप हैबिट्स अपना लेते हैं, सम सॉर्ट ऑफ अब्यूज। आप जंक फूड के लिए भी इतने एक्सपोज हैं जो आज से 20-30 साल पहले की जो जनरेशन थी वो इतनी एक्सपोज नहीं थी। तो बहुत ही हर तरह का एक्सपोजर है। पर देखा जाता है कि अभी 20-30 साल पहले की जो जनरेशन है वहां पे अब कम से कम थोड़ी अवेयरनेस तो बढ़ी है। उस वक्त जंक फूड नहीं था, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है और जिस तरह के तेल या जैसे ब्रेड या जिस तरह के बिस्किट आप खा रहे थे वो भी ये सब समस्याएं हैं। पर इनके बारे में हम सतर्क रहें और वक्त रहते हम क्या कर सकते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो हार्ट डिजीजेज हो, चाहे वो डायबिटीज हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें, हम लौट के आते हैं इस चर्चा पे। आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं हमारी और आपके स्वास्थ्य की, किस तरह से सतर्क रहें, किस तरह से बचाव करें और वाकई सेहतमंद रहें। हमारे साथ पैनल मौजूद है डॉक्टर्स का, न्यूट्रिशनिस्ट का, और डॉक्टर नीतीश नायक एम्स में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ, अभी चर्चा ये हुई थी, डॉक्टर सेठ ने भी कहा था कि कोविड का असर तो हार्ट पे पड़ा है जैसे बाकी आपके शरीर के अंगों पर भी पड़ा है, ये देखा गया है।
कुछ समय तक है, इसमें कुछ हफ्तों और कुछ महीने इसका असर रहता है और सतर्क भी रहना चाहिए। तो क्या हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप कोविड पेशेंट हैं, आप कोविड से रिकवर हुए हैं, तो कितने समय तक खास करके आपको अपने हार्ट को लेकर या तो चेकअप हो या कोई सतर्कता हो वो बरतनी चाहिए, और कब हम ये माने कि अगर कोविड से कोई रिकवर हो चुका है और अब कुछ वक्त बीत गया है, तो वो कितना वक्त होगा जब ये निश्चिंत हो सकते हैं कि अब आपके शरीर के साथ चीजें जो है वो ठीक हैं? देखिए, यदि किसी को कोविड हुआ है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो फिर उस समय पहले से हार्ट के पेशेंट हैं या उनके हार्ट डिजीज होने के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो जब वो एडमिट होते हैं या जब वो कंसल्ट करते हैं, ट्रीट करे जाते हैं, तो उस समय उनका पूरा असेसमेंट होता है। पर डॉक्टर, जो हार्ट पेशेंट नहीं हो, ना एडमिट हुए हैं, क्योंकि माइल्ड केसेस की भी बात हुई, ऐसे तमाम जनता, जो आम जनता है, इनको कोविड हो रहा है और जिनको जानकारी ही नहीं कि मेरे हार्ट के साथ कुछ हो भी सकता है। वैसे सडन भी हमने देखा है कि बहुत लोगों में हार्ट अटैक्स हुए बाद में, तो वो कोविड से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो उन लोगों के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। हाँ, तो उनके लिए लेट मी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट पहले। तो जिनको पहले से प्रॉब्लम है, तो उनको हम अप्रोप्रिएट एडवाइस देते हैं, उनकी मेडिकेशंस पे एम्फोसाइज करते हैं, वो लेते रहें, एंड दिस इज हाउ दे कैन प्रिवेंट कि आगे उनको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो और ऐसे दिक्कत ना आए। पर कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है या उनको ऐसे कोई कोविड के खास प्रॉब्लम नहीं रही है, बहुत माइल्ड कोविड होके ही निकल गया है। उनमें ऐसे रिस्क होना जनरली अनलाइकली होता है। पर ये हमने पहले भी देखा था कि यदि किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनमें एक बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन होता है और इस इन्फ्लेमेशन के कारण उनको एक हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं। तो जो पहला जो वेव था जिसमें डेल्टा वायरस था, उस वेव में ये रिस्क थोड़ी ज़्यादा थी और इसलिए कई स्टडीज करी गई और उसमें स्टडी करा गया कि उनको ब्लड थिनर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ऐसे अभी उसमें एविडेंस प्लस माइनस है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमको देने की जरूरत पड़ती है, उनको हम उनके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर बेसिस पे ट्रीट करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स नीड नॉट वरी, उनको ऐसे कोई हार्ट अटैक होने के रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, उनको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, उनको यदि उनको कोई दवाइयाँ चल रही हो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट करना है, एंड दिस इज जनरली सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी हार्ट अटैक्स इन द फ्यूचर। जी, एक एक्सट्रीम एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करना कि जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं अभी कोविड से निकला हूँ, मैं जिमिंग करने लगूँ, एक्सरसाइज करने लगूँ, वैसे नहीं करना चाहिए। दे शुड वेट फॉर सम टाइम। Generally, the highest risk in the first week after COVID, and वो risk कम होता रहता है, and by about 1 to 3 months after COVID, बिल्कुल normal life उनकी हो जाती है। जी, एक बात या एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया, ट्विटर, मायोकार्डाइटिस। जिन लोग नहीं भी जान रहे थे वो भी अब शायद इसके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नीतीश नायक, बहुत इंटरनेशनली कई फुटबॉल प्लेयर्स, कई खिलाड़ियों में भी एक सडन हार्ट अटैक हुआ और ये एक चिंता रही कि वो जो स्वस्थ और खिलाड़ी हैं और वो कई लोग बिल्कुल अचानक से फील्ड पे कोलैप्स कर गए। तो ये क्या चीज़ रही? जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसके कई कारणवश होते हैं। एक तो सबसे कॉमन रहता है कि हार्ट डिजीज होती है या कई बार मायोकार्डाइटिस होती है या और जेनेटिक या इनबॉर्न प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाय बर्थ रहती हैं। तो ये तो एक कोविड के पहले भी ये प्रॉब्लम रही थी और कोविड के दौरान भी ये रहा है। कोविड के कारण भी ये इस दौरान में देखा गया, पिछले 1-2 सालों में ऐसे कई मामले आए। हाँ, ये ऐसे न्यूज में पता चला है, पीपल हैव गॉट टू नो, बट नॉट ऑल ऑफ देम हैव बीन रिलेटेड टू कोविड। पर कोविड भी एक ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि कई लोग कोविड से रिकवर हुए और उनमें कई बार मायोकार्डाइटिस पाई गई है। But let me assure you that majority of the people who have had myocarditis due to COVID have not had extensive damage of the heart. उनका डैमेज स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर गया है, एंड देयर इज नथिंग टू वरी फॉर पीपल हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद दिस कंडीशन। उनका हार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल कम बैक टू नॉर्मल। तो डॉक्टर सेठ, होती क्या चीज है ये मायोकार्डाइटिस, क्या होता है? मायोकार्डाइटिस तो एक वर्ड है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट एक मस्कुलर पंप है, उसको जब इन्फ्लेमेशन से इफेक्ट हो जाता है,
जैसे कि लंग की इन्फ्लेमेशन निमोनिया के सिम्टम्स करती है, इसी तरह मायोकार्डाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। ये कई वजह से आ सकती है, पर सबसे कॉमनेस्ट कॉज रहा है इसका वायरल इन्फेक्शंस। और ये नहीं कि कोविड ही एक ऐसा वायरस है जो कि हार्ट को अफेक्ट करता है, इवन फ्लू, कॉक्सैकी, कई वायरसेस जो हम जान चुके हैं, इसीलिए हम पहले भी मायोकार्डाइटिस पहले भी होती थी। हाँ, ये जरूर रहा कि जो सीरियस कोविड होता था वो काफी सीवियर इन्फ्लेमेशन करता था, और उसकी वजह से हार्ट में इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट की मसल की पंपिंग डाउन होना और हार्ट की रिदम चेंज होके फास्ट हार्ट रेट में बदलने के चांसेस बढ़ गए थे। तो यही डॉक्टर नीलेश नायक बता रहे थे, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स टू मंथ्स सेटल होता है, जिनमें से कि 50 से 70% लोग इंप्रूव करके उनका हार्ट पंपिंग नॉर्मल हो जाती है। जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, और हमने इसके ऊपर पूरा ड्वेल नहीं किया, हम जरूर कोविड पेशेंट्स जो रिकवर कर रहे होते हैं उनको कहते हैं कि सीवियर एक्सरसाइज न करें। बट आपने ये भी देखा होगा कि आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ पिछले साल भर में, 1.5 साल भर में ऐसे इंसिडेंट्स हुए सेलिब्रिटीज के साथ जो कि एक्सरसाइज की वजह से रिलेटेड हुए और वो सडन डेथ्स हुई, और उसकी वजह से एक बड़ा सा पैनिक सा हो गया एक्सरसाइज की। तो मैं उसको एक इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों को देना चाहता हूं कि बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि हार्ट हेल्थ, जो हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कहते हैं, वो अलग चीज है और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। तो जहां तक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का सवाल है, जी, वो क्या होती है और कैसे आप देखेंगे कि आप कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस हम ये कहते हैं कि कितनी एक्सरसाइज से हम हमारे चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम कर सकते हैं, हमारा वेट भी कम हो जाए, हमारी हार्ट की फिटनेस भी रहे। और वो देखा गया है कि 150 to 200 मिनट्स अ वीक, जो कि मैं कहूंगा ट्रांसलेट्स इनटू 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अ डे, जो कि एनारोबिक होनी चाहिए, एरोबिक होनी चाहिए, एनारोबिक नहीं। वेट लिफ्टिंग वगैरह एनारोबिक एक्सरसाइजेज है। एरोबिक एक्सरसाइज हुई वॉकिंग, जॉगिंग, फास्ट वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। जब इन वजह से हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा 25% रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाता है। जस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग 5 times अ वीक। और ये जो हम कहते हैं कि रोज की 40 मिनट, ये दिन में दो में भी डिवाइड हो सकता है। उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, इस लेवल की वॉकिंग जिसमें कि आप एक सेंटेंस आराम से बोल सको, आप कन्वर्सेशन किसी के साथ ना कर सको, और इतना ना भी फास्ट वॉक करो कि आपका सांस इतना फूल रहा हो कि आप 2 वर्ड भी ना बोल सको, तो एक सेंटेंस आप बोल सको ना। जहां तक हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, अच्छी बात है, आप बॉडी बनाए। हम जब कहते हैं कि आप बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सट्रीम एक्सरसाइज से आपकी वेट रिडक्शन हो सकती है, आपका स्टेमिना बढ़ सकता है, आपका फील गुड हो सकता है। पर जहां तक हार्ट अटैक कम करने का सवाल है, वो 40 मिनट एक्सरसाइज से आपका पूरा हो जाता है। सर, सिर्फ बात यह है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आपने सोचते हैं कि मैराथन रन करना है, तो ग्रेजुअली अपने आप को बिल्ड करें, जरूर बिल्ड करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अनअकस्टम सीवियर एक्सरसाइज, आपने किसी दिन डिसाइड किया मैं आज से एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं, और पहले ही दिन 2 घंटे वेट लिफ्टिंग और सीवियर जॉगिंग और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर दी, वो बहुत खराब है। सो एक तरह, और फाइनली सप्लीमेंट्स कभी ना लें, वो आपको ज्यादा नुकसान देते हैं। तो एक्सरसाइज को बुरा ना माने, अपना मकसद समझे। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग, स्टैमिना, वेट रिडक्शन एटसेट्रा अलग बात है, और दोनों को हमें समझना है। जी, आपने जो बात की कि कई सेलिब्रिटीज के बारे में भी ये खबरें आई, और ये हम नहीं जानते कि उनको क्या बीमारी रही होगी और क्यों क्या हुआ उनके साथ, लेकिन इससे लोगों में फिक्र बढ़ी कि कहने को ये तमाम फिट लोग थे, हेल्दी लोग थे, फिर उनके साथ ऐसा हुआ। चाहे वो राज कौशल हो जो मंदरा बेदी के हस्बैंड हैं, 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला जो कि टीवी स्टार रहे, बिग बॉस के विनर रहे, पुनीत राजकुमार कन्नड़ा एक्टर रहे। तो इस तरह की इस उम्र में और उन लोगों के साथ जो अचानक ऐसे हार्ट अटैक हुआ है, जो ऊपरी तौर पे हेल्दी लोग थे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज शामिल है वो मेंटेन कर रहे थे, इसलिए शायद लोगों में फिक्र बढ़ती है या बढ़ी है कि आखिर ऐसा इतना क्यों हो रहा है। एक और छोटा सा ब्रेक और हम वापस लौटेंगे इस बहुत जरूरी चर्चा में।
तो आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं आपकी सेहत की, आपके हेल्दी हार्ट की, आपके डायबिटीज कंट्रोल की, और हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल मौजूद है जो इसके बारे में आपको बहुत बेशकीमती सुझाव दे रहे हैं। तो जरूर सुनिए ध्यान से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक और बात मैं समझना ये चाहती हूं कि चूंकि अब शायद ही लोग ऐसे बचे हैं जिन्हें किसी न किसी समय कोविड ना हुआ हो, चाहे वो कोविड का डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, तो कोविड से रिकवर करने के बाद डॉक्टर नायक, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि लोगों को कुछ महीने बाद, 2-3 महीने के बाद भी एक चेकअप करवाना चाहिए ताकि जानकारी हो कि क्या आपके शरीर पे क्या असर पड़ा है, और या अपने आप बॉडी रिकवर अगर कर गई और बहुत सिवियर आप में नहीं था तो बस आप रहने दे सकते हैं ऐसे, या किसी तरह के कोई टेस्ट का आप सुझाव देंगे? इट इज यदि आप कोविड हुआ है या नहीं भी हुआ, इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ। आपको हेल्थ आपके हाथ में है, और इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण हार्ट डिजीज होती है जो कोई सिम्टम्स नहीं करती, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है। ये मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं करती। ब्लड प्रेशर के आमतौर पे कोई सिम्टम्स नहीं होते, और जब तक आप उसको मेजर नहीं करेंगे, आप नपवाएंगे नहीं, आप टेस्ट नहीं कराएंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं, आपको शुगर है कि नहीं, क्योंकि आप वो डायग्नोसिस बहुत डिले हो जाती है। तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज पीपल शुड गेट दैट टेस्ट डन रेगुलरली। ये नहीं कि हर साल करना है। और जैसे यंग पर्सन है, इज इन हिज 20s and 30s, उनको बिल्कुल हेल्दी है, चाहे वो एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, इट इज गुड कि वो एक बार अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल जरूर टेस्ट कराएं। तो यही चीजें होती हैं जो आगे फ्यूचर में डिजीजेस होने से रोकती हैं। तो स्पेशली यदि कोविड हुआ है और यदि आपके कोई टेस्ट नहीं हुए हैं, तो इट विल बी गुड कि आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएं और अपने बेसिक टेस्ट, जो सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, और ब्लड प्रेशर और ऐसी चीज जरूर मेजर करें। जी। डॉक्टर अशोक, डायबिटीज के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे, ये कि जो ये प्री डायबिटीज होती है डॉक्टर अशोक झिंगन, उसके लिए क्या टेस्ट होता है, कैसे लोग इस बात को पता करें पहले कि उनमें ये खतरा है, और ये भी कि आपने कहा कि कोविड की वजह से भी डायबिटीज, उसको भी वो असर कर रहा है, शुगर लेवल्स को भी, तो उस तरह की जांच भी शायद जरूरी होंगी। देखिए, प्री डायबिटीज जो है बेसिकली हाई रिस्क ग्रुप होता है, जैसे जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, और जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ओबेसिटी, जो भी बच्चे या जो भी ओवरवेट है वो भी उसी ग्रुप में आते हैं। एक डेफिनेशन जो है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की है, उनके हिसाब से ये कहते हैं कि खाली पेट की शुगर जो 126 रहनी चाहिए, खाना खाने के बाद की जो है 2 घंटे बाद 180 के आसपास रहे। तो उन्होंने देखा कि वो लोग जो प्री डायबिटीज वाले थे, उनकी शुगर जैसे 120 हो गई, 123 आ गई, दैट मीन्स जो अपर लिमिट को टच कर रही थी, और जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की थी वो 180 की जगह पे 176 और इस तरह आ गई। तो ये वो लोग थे जिनको प्री डायबिटीज कहा गया, या ऐसे लोग जिनकी फास्टिंग शुगर ज्यादा आ रही थी, जो कि नॉर्मली हम मान के चले सिर्फ फास्टिंग ज्यादा नहीं थी, खाना खाने के बाद की ठीक आ रही थी, या वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा थी, ओबेसिटी थी, ये सब लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, ओवरवेट है, या वो जेस्टेशनल डायबिटीज, वो सभी लेडीज जिनको जो है पहले ड्यूरिंग जेस्टेशन में डायबिटीज हो गई, तो ये सब लोग आगे चल के फुल फ्लैश डायबिटीज के हो सकते हैं, क्योंकि 10% पर ईयर प्री डायबिटीज वाले डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए ये जो नंबर बढ़ता जा रहा है डायबिटीज को, इसी की वजह से बढ़ रहा है जी। तो एक ही उपाय है, आप अपना 10% वेट रिड्यूस कर लें, जैसा डॉक्टर सेठ ने कहा था, 40 to 50 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट, जो हमारी डाइट एक्सपर्ट है, डाइट कंट्रोल करके, तो आप अपनी डायबिटीज को ना तो रिवर्ट बल्कि उसको कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दिस इज इन योर हैंड। और खाने पीने से भी डायबिटीज, अब तो ये बहुत सारी जगह ऑल्टरनेटिव सेंटर्स भी हैं, और सही खाने पीने से डायबिटीज रिवर्स भी हो रही है। इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगी दीक्षा? जी बिल्कुल, डायबिटीज डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप ना ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उसे रिवर्ट
भी कर सकते हैं आप, यू कैन कम बैक टू नॉर्मल। और जो आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन थी उससे आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, वो साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हैं। आगे चल के जो कुछ सालों में डायबिटीज में बदल जाएगी वो बीमारी आपकी, अगर आप इसी समय शुरू कर दें सही खाने पीने की आदतें और एक्सरसाइज सिर्फ 30 से 40 मिनट हर रोज। और ये 30 से 40 मिनट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करें या आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, जो जिस भी तरह से आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है, आप जितना भी अपने आप को कैपेबल मानते हैं उस तरह की एक्टिविटी को करें। और आइडिया इज कि आपकी बॉडी मूव करे, आप चाहे डांस करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें या जिम में जाके एक्सरसाइज करें, घर पर एक्सरसाइज करें। आइडिया इज कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और सही खाना खाना बहुत जरूरी है। जी, तो डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी डाइट ही बैलेंस डाइट है, और हमारी इंडियन डाइट बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। हमारी डाइट में सब कुछ है। हम बिना मतलब के बाहर की चीजों से या अच्छे फैंसी नाम देख के थोड़े से कैरिड अवे होने लग गए हैं। पर अगर आपका खाना पीना बिल्कुल जो इंडियन स्टाइल से हमने बचपन से खाया है उसको आप खाएं, पर पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं। आप बहुत अच्छे से बिना कोई फॉरेन खाने पीने की चीजों के को ऐड किए हुए अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अशोक सेठ आपसे, जैसे कोविड का असर शरीर पे पड़ रहा है अलग अलग हिस्सों पे, और कुछ समय के बाद ठीक होने के बाद वो रिवर्स भी हो रहा है और शरीर आपकी सामान्य होती है, तो बहुत सारे लोगों के, मैं ट्विटर पे देख रही थी, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि ये सवाल और ये चर्चा भी चल पड़ी है कि फिर जब आप वैक्सीन भी देते हैं, चूंकि वो सेम वायरस है, कहीं डेड वायरस है, कहीं mRNA है, तो वो भी कुछ छोटे समय के लिए असर डालती है, डाल सकती है, क्या ये संभावना है? देखिए, वैक्सीनेशन एक सिंपल मैसेज है कि वैक्सीनेशन इज सेफ। उसके साइड इफेक्ट्स एक्सट्रीमली रेयर समझे जाते हैं, और जो यूजुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जरा बुखार, हरारत, बॉडी एक्स वगैरह, कुछ लोगों को 24 घंटे रह सकता है। सो हमें वैक्सीन को इन्फेक्शन के साथ कभी नहीं इक्वेट करना चाहिए। वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट बचाव है। इनफैक्ट मेरे 98 ईयर ओल्ड फादर को भी वैक्सीनेशन मिला हुआ है, उनको भी बूस्टर भी मिल रहा है। और इनफैक्ट मैं तो, मेरे सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट तो 109 साल के हैं जिनको वैक्सीनेशन मिले। तो डॉक्टर नायक, ये तो हटा ही देना चाहिए कि वैक्सीनेशन की कोई बात। सिंपल बात ये है, वैक्सीनेशन एक बचाव है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साइड इफेक्ट्स प्रैक्टिकली मिनिस्क्यूल एंड एक्सट्रीमली रेयर, और अगर मैं रेयर कहूं तो 1 लाख में 3 लोग, 1 लाख में 1 लोग। सो एक्चुअली इसको फॉरगेट, वी शुड नॉट बी इवन डिस्कसिंग दिस रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। डॉक्टर नायक, आप भी ये मानते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं, पर कोई इन्फ्लेमेशन भी टेम्पररी तौर पे भी नहीं हो सकता वैक्सीनेशन से ऑर्गन्स में? नहीं, लाइक डॉक्टर सेठ सेड के वैक्सीन जब एक्ट करता है तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हम बॉडी बेनिफिट होती है। बट लाइक डॉक्टर सेठ के ये जो इंसिडेंटल जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं, वो बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में होते हैं, और वो इतने कम हैं कि उसमें आप उसका फियर लेके कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वो बात बिल्कुल गलत होगी। वैक्सीन कंप्लीटली सेफ टेक्नोलॉजी है, और ये वर्ल्ड ओवर अब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को मिल चुकी है। और जिनको वो, यदि किसी को साइड इफेक्ट रिपोर्टेड भी हैं, जनरली वो दैट इज बिकॉज ऑफ सम पेक्यूलियर इंस्टेंस रीजंस। तो वो जो रीजंस होते हैं वो तो किसी भी दवाई के साथ हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब, जैसे कॉमन मेडिसिन है एस्पिरिन के भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यदि आप 10 लाख लोगों में दोगे तो 10 लाख सभी को बेनिफिट होगा। हो सकता है 1-2 को कोई प्रॉब्लम हो, बट इसका ये मतलब नहीं हो कि मैं एस्पिरिन नहीं लूंगा। सिमिलरली वैक्सीन के साथ भी हो सकता है लाइक 1 in a million किसी को कोई साइड इफेक्ट हो, बट दैट इज नॉट रीजन इनफ कि हम वैक्सीन ना दें। और वैक्सीन इतना प्रूव हो चुका है कि इट इज अ वेरी सेफ एंड अक्रॉस द बोर्ड ऑल वैक्सीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इन सब बातों को साफ करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से सतर्क रहा जा सकता है, कैसे अपने चेक्स समय पर करवाएं, किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को, रहने सहने के ढंग को और खाने पीने को बदलें, ताकि एक संतुलित जीवन और एक स्वस्थ जीवन आप जी सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इसमें शामिल होने के लिए।